नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, तो आज हम मौलिक अधिकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स 13 की चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब अनुच्छेद 13, जिसमें कि सामान्यतः हम समझते हैं कि विधि बनाने को परिभाषित किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। प्राय प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम लोग सीधे इसे पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 13 संसद के विधि बनाने की शक्ति का जिक्र है, विधि को परिभाषित किया गया है और इतने से हम काम चला लेते हैं। लेकिन वाकई में अगर हम आर्टिकल 13 को समझने का प्रयास करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक आर्टिकल्स है और कई सारे आपको देखिएगा न्यायालय के जो जजमेंट है, आपको शंकरी प्रसाद केस के जो जजमेंट है, या फिर आप देखिएगा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद है, गोलकनाथ केस है, जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, वो सारे वाद जो भारतीय न्यायिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण फैसले हैं, जजमेंट है, वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 से आपको जुड़ा हुआ है। और बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी है कि अगर आप जो बड़े लेवल की जो एग्जामिनेशन होती है, जब आप वहाँ पे होंगे तो आपके मेंस के दृष्टिकोण से हो या फिर प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये आर्टिकल कई मायने में बहुत ही अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जब तक आर्टिकल्स 13 को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में आपकी कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बन पाएगी। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मेनली अगर आप देखते हैं तो एक शब्द में हम इसे समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 13 ये संसद की विधि बनाने की शक्ति है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करेगी, सरल शब्द है, आप इससे जटिल नहीं बनाइएगा, जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, मौलिक अधिकारों को कम करेगी, वो उस सीमा तक क्या कर दी जाएगी, उसको शून्य कर दी जाएगी। ठीक ना। यानी कि अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो आर्टिकल 13 जो है वो ये बताता है कि कोई भी कानून अगर बनाया जाए, उस कानून का कोई हिस्सा, अगर कोई एक विधि बनाई गई, उस विधि का कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपको अवैध है, कुछ वैध हिस्सा हो सकता है और उस कानून का कुछ अवैध हिस्सा हो सकता है। अगर कोई अवैध हिस्सा है तो उस हिस्से को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो न्यायालय के द्वारा। मतलब कि ये आर्टिकल्स 13 ये बताता है कि मौलिक अधिकार जो है उसमें किसी भी तरह की तब्दीली होती है, कोई भी उससे संबंधित विधि बनाई जाती है तो वो आपको जुडिशरी रिव्यू के दायरे में है, वो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा के, मूल अधिकारों के समीक्षा की जो शक्ति है वो कौन प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13 प्रदान करता है। अब देखिएगा, जैसे आप आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे, जहां पे रीट की बात करेंगे, जहां पे आप कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने मौलिक अधिकार के हनन के स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट में या सीधे राज्यों के जो हाई कोर्ट है वहां पे अपील दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 ये शक्ति प्रदान करता है कि वो उसका रिव्यू कर सके। तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को जो है वो क्या करता है, न्यायालय को विधि की जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा का, न्यायिक पुनरावलोकन की जो है वो शक्ति प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स बन गए। यानी कि आप अगर समझिएगा, चूंकि आप जान ही रहे हैं कि न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है, संविधान की संरक्षक कह लीजिए या हमारे फंडामेंटल राइट्स की संरक्षक कह लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स की संरक्षक है और वो न्यायिक समीक्षा करती है। न्यायिक समीक्षा को अगर आप एक सामान्य शब्द में समझने का प्रयत्न करें कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो न्यायिक समीक्षा क्या चीज है? तो न्यायिक समीक्षा न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसमें वो विधायिका के द्वारा बनाई गई जो विधि है, उस विधि की जो पारित किया जाता है विधायिका के द्वारा, उस विधि की वैधानिकता को, उस विधि की संवैधानिकता की जांच करते हैं कि कितना वैध है, कितना संवैधानिकता के दायरे में है। तो ये जो शक्ति है किस न्यायालय की कि वो विधायिका के द्वारा बनाए गए जो विधि है
जो कानून है, जो लॉ है, उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी वैधानिकता की, उसकी संवैधानिकता की जांच करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं। जुडिशियल रिव्यू आप जान ही रहे हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स। जाओ आप जब बीपीएससी की मेंस की एग्जामिनेशन देते हैं तो न्यायिक समीक्षा एक स्पेशल टॉपिक हो जाती है, जहाँ पे उसके इतिहास, उसके पक्ष विपक्ष पे बात करनी होती है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिलसिलेवार ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 13 में 4 सब क्लॉज है, आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) एंड 13(4). तो ये 4 आपको क्लॉज हैं और चारों क्लॉज को बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में, मतलब इसको हम भयावह नहीं बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आर्टिकल 13 को समझने के लिए हम अनावश्यक रूप से एक प्रेशर बना लेते हैं, जबकि आसान से बहुत इंजॉय के साथ आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से इसे आप समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 13(1). देखिए आर्टिकल 13(1) क्या है। अगर आर्टिकल 13(1) को देखिएगा तो ये आर्टिकल कहता है कि संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत है। अब इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए, इसके टर्म को छोड़िए। देखिए जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया। हालांकि देश के संविधान के कुछ आर्टिकल जो आप जान ही रहे होंगे कि कुछ आर्टिकल जो है वो आपको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन अगर देश की संविधान की बात करेंगे तो पूरी संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू कर दी गई। तो ये एक तिथि समझिए कि 26 जनवरी 1950 जिस तिथि से देश में संविधान लागू किया गया, उससे पहले जो भी विधियां थी और अगर उसमें से कोई भी विधि आपको मौलिक अधिकार का हनन करती है तो वो विधियां शून्य हो जाएगी। मतलब कि देश की आजादी के पहले जो विधि बनाई गई थी, अगर वो विधि फंडामेंटल राइट्स के असंगत है, मतलब आसान सी बात है कि अगर वो विधि फंडामेंटल राइट्स के असंगत है तो वो उस विधि के उस हिस्से को जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत है उस हिस्से को रद्द कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा। ठीक ना। तो जैसे एज पर एग्जांपल समझिए कि मान लेते हैं कि कोई एक अब मान लेते हैं कि 1935 में हम कहते हैं 1935 में आपको कोई लॉ बनी। अब 1935 में कोई लॉ बनी और देश का संविधान जो है, अगर आप देखते हैं तो देश की संविधान कब लागू होती है तो 1950 में लागू होती है। तो उस दौरान जो लॉ बनाए गए, उस लॉ का कोई भी हिस्सा जो आज के डेट में फंडामेंटल राइट्स के असंगत है तो उतना हिस्सा रद्द हो जाएगा, उतना हिस्सा को हटा दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज क्या बनती है, इसे समझना क्यों जरूरी। एक मौलिक अधिकार से संबंधित एक कॉन्सेप्ट है कि ये भूत लक्षी नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, ये आर्टिकल्स भूत लक्षी नहीं है, इसका क्या आशय है। देखिए इसका ये मतलब है, पहले सरल शब्द में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि 1935 में कोई लॉ था, कोई एक विधि बनाई गई और उस विधि के तहत किसी के को न्यायालय जो है वो सजा दिया या सजा माफ कर दिया गया, जो भी। अब मान लेते हैं हम 26 जनवरी 1950 में आ गए, तो इससे पहले उस विधि के द्वारा जो भी फैसले हुए हैं, उस नियम के द्वारा जो भी फैसले निर्णय लिए गए, उस निर्णय को प्रभावित नहीं किया जाएगा। मतलब कि जिस दिन से संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, वो जो पूर्व के जो विधि थे जो आपको 26 जनवरी 1950 से पहले बनाए गए थे वो रद्द हो गए। लेकिन अगर उससे पहले उस विधि के प्रयोग के द्वारा कोई किसी को सजा दी गई है या किसी का सजा माफ कर दिया गया हो, कोई भी न्यायालय जो है वो फैसले हुए हैं तो उस फैसले को पलटा नहीं जाएगा। जो हो गया सो हो गया। 26 जनवरी 1950 के बाद से जो है वो
अगर मौलिक अधिकार की असंगत है तो वो हिस्सा रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब ये हमारा मौलिक अधिकार आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है, तो ये भूतलक्षी नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। सरल शब्दों में समझे तो वही बात है जो आर्टिकल 13 के 1 में था कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को कम करती है, उसे न्यून करती है, मौलिक अधिकारों को छीनती है या मौलिक अधिकारों के असंगत है। और अगर कोई ऐसी विधि बनाएगी तो उसे उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा। मतलब उस विधि का वह भाग जो मौलिक अधिकार के असंगत है उस भाग को शून्य कर दिया जाएगा। ठीक ना। तो आप कहेंगे सर 13(1) और 13(2) सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि 13(1) में आप देखे थे कि वो जो अनुच्छेद था वो आज मतलब देश के संविधान के लागू होने की पूर्व की जो विधियां थी उस पर लागू होती थी, और 13(2) संविधान की जो लागू होने की यानी 26 जनवरी 1950 जो है उसके बाद की जो विधियां हैं उस पर लागू होती है। मतलब इस तिथि के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कानून मौलिक अधिकार के असंगत हो, और अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है तो उसका वो हिस्सा जो मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है उस हिस्सा को शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है। तो बस यही अंतर है कि आर्टिकल 13(1) 26 जनवरी 1950 के यानी संविधान लागू होने के पूर्व की विधियों पर लागू होती है, और अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 13(2) 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद की विधियों पर प्रभावी होती है। और दोनों आर्टिकल्स के शब्द यही है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई ऐसी विधि नहीं लाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करती है, छीनती है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है, मौलिक अधिकारों के असंगत हो। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक सिद्धांत है जो आप समझना बहुत जरूरी है, यह है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत है कि यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक होता है तो क्या उस पूरे संविधान, उस पूरे विधि को समाप्त कर दिया जाए। यही बात ध्यान से समझिए, ये बहुत ही सिंपल सा ये पृथक्करणीयता का क्या सिद्धांत है कि अगर मान लेते हैं कि किसी विधि को बनाया गया, कोई अध्यादेश लाया गया, कोई विधि है, अब उस विधि के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो विधि का जो वैध है और एक हिस्सा है विधि का जो क्या है, अवैध है, जो मौलिक अधिकार के असंगत है। अगर आप इसको समझिए तो ये फंडामेंटल राइट्स के असंगत है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, ठीक ना, उसको कम कर रहा है। तो ये सिद्धांत कहता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहता है कि जो वैध हिस्सा है वो लागू होंगे, लेकिन जो अवैध हिस्सा है केवल इतना ही हिस्सा को शून्य कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी विधि का टोटल हिस्सा जो है वो अवैध नहीं है तो केवल उसी हिस्सा को जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसी हिस्सा को हटा दिया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत है। लेकिन शेष जो हिस्सा है, जो वैध है, जो फंडामेंटल राइट्स का असंगत नहीं करता है, वो हिस्सा लागू होगा। तो पहली बात तो ये हुई कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहता है कि इसको पृथक कर दिया जाएगा, वैध हिस्सा लागू होगी, अवैध हिस्सा समाप्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी विधि बनाती है जो पूरी विधि ही अवैध है तो पूरे के पूरे विधि को जो है वो शून्य कर दिया जाएगा। या ऐसे समझ लेते हैं कि अगर अवैध हिस्सा को हटा दिया जाए और वैध हिस्सा को लागू करने से भी मौलिक अधिकारों की अहमियत ही समाप्त हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में भी इस पूरे विधि को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और ये आपको RMDC बनाम भारत संघवाद 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। आगे देखते हैं हम लोग कि एक महत्वपूर्ण चीज है आर्टिकल 13(3). अब 13(1) क्या था कि संविधान लागू होने से पूर्व की जो विधियां थी उसके लिए थी। 13(2) संविधान लागू होने की बाद के विधियों के लिए। अब यहाँ पे एक शब्द आता है विधि। कोई राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। आखिर ये विधि है क्या? तो इसका डिफिनीशन अगर आप देखिएगा कि विधि शब्द को डिफाइन किया गया है, क्या है विधि की परिभाषा,
तो विधि शब्द को परिभाषित करता है आर्टिकल 13। मतलब अगर हम सीधे समझे कि विधि शब्द को परिभाषित कर क्या है, विधि के अंतर्गत क्या सब आएंगे, तो इसकी परिभाषा हमको कहाँ मिलती है, आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 में। 13(3) में इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि विधि क्या होंगे। तो क्या सब, जैसे अध्यादेश, अगर मान लेते हैं कि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मतलब एक संसदीय व्यवस्था में एक प्रबंध किया गया है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जैसे आप जान रहे हैं कि संसद के 3 सत्र हैं, लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा, उस दौरान कोई नियम कोई विधि बनाने आवश्यक हो गए हैं, तो राष्ट्रपति के आदेश से जो है वो विधि बनाई जाती है, जिसको आप अध्यादेश कहते हैं, ठीक ना। हालांकि अध्यादेश को फिर आपको जब सदन में जो अगले जो सत्र होता है, उस सत्र में आप उसको देखते हैं कि पारित कराना होता है। ये अलग पेचीदगियां हैं जिसपे हम बाद में बात करेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाए जाते हैं, तो अध्यादेश भी विधि के दायरे में होगा। तो राष्ट्र और आर्टिकल कितने के तहत, ये अध्यादेश कितने के तहत लाया जाता है, अध्यादेश 1, 2, 3 के तहत लाया जाता है। या सरकार का कोई आदेश है जो प्रभावी हो रही है, ठीक ना, उपविधि है, कोई नियम है, रूल्स, ठीक ना, कोई विनियम है, कोई अधिसूचना है, अगर सरकार कोई अधिसूचना जारी कर रहा है, कोई रूढ़ी है जिसको आप कस्टम कहते हैं। तो प्रथाएं भी जो है हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में अगर आप देखेंगे, उन प्रथाओं को रूढ़ियों की भी जो है वो विधि के अंतर्गत रखा गया, विधि शब्द के दायरे में उसको परिभाषित किया गया है। तो अगर राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाया गया विधि जो है, यानी विधायिका के द्वारा बनाया गया विधि तो है ही, संसद के द्वारा बनाया गया विधि तो है ही, ठीक ना। अगर कोई वो कानून लाता है या कोई आदेश है, अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा, उपविधि है, आपको रूल्स है, लॉ है, विनियम है, अधिसूचना है, रूढ़ी है, प्रथा है, जो जिसको आप कस्टम करते हैं, तो वो सभी विधि के दायरे में आएगी, वो सभी विधि है। दूसरा एक शब्द है कि प्रवृत्त विधि, इसके अंतर्गत क्या चीज है। अब इसके अंतर्गत जो है कोई राज्य क्षेत्र, भारत का कोई राज्य है, आपको उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो उसके विधानमंडल के द्वारा या उसके सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, आप जानते हैं कि कानून बनाने की शक्ति हमारे देश में आप देखिएगा कि संसद के पास है। उसके बाद आप देखिएगा कि अनुसूची 7 में कुछ विषयों पर कानून बनाने के अधिकार जो है वो राज्य विधानमंडल को भी दिए गए हैं, जिसमें आप देखते हैं कि राज्य सूची के अनुसूची 7 में आपको मुख्यतः 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुछ महत्वपूर्ण मसले को रखे गए हैं, जिसपे कानून बनाने की जो विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। राज्य सूची पर जो विधि है उसको बनाने की शक्ति जो है वो राज्य विधानमंडल के पास है। समवर्ती सूची पर संघ भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। टकराहट की स्थिति में केंद्र की जो विधि होती है वो प्रभावी होती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज हम देखेंगे कि विधि, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन विधि के दायरे में नहीं आता है। तो एक वाद है आपको, अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघवाद। अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघवाद है। हम लोग कई सारे न्यायालय के जजमेंट है, वाद है, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ महत्वपूर्ण जो जजमेंट है, जैसे केशवानंद भारती केस है, खोलकनाथ केस है, शंकरी प्रसाद केस है, सज्जन प्रसाद केस है, इन पे एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक ना। तो फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं कि अहमदाबाद मिल एक्शन ग्रुप बनाम भारत संघवाद 1977 का ये वाद है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसला दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक कानून है, पर्सनल लॉ है, ठीक ना। जैसे आप हमारे देश में देखते हैं कि हिंदू कानून है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, ठीक ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक ना, या ईसाइयों के लिए जो आपको उनकी जो पर्सनल कानून है, ऐसे जो धार्मिक कानून है, ठीक ना, हिंदू पर्सनल लॉ है या मुस्लिम की जो पर्सनल लॉ है, तो हिंदू कानून हो, मुस्लिम कानून हो या ईसाइयों की कानून हो या सहकारी समितियों के द्वारा जो बनाए गए उप कानून है, ये आर्टिकल 13(3) के तहत जो है वो विधि शब्द के परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। मतलब इनको विधि शब्द से बाहर रखा गया है। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उनके द्वारा जो कोई विधि बनाई जाती है, तो वो आर्टिकल 13(3) के तहत जो विधि की परिभाषा है, उस विधि के परिभाषा के तहत नहीं आती है।
ठीक ना। तो बड़ा सिंपल चीज है कि आर्टिकल 13(3) क्या, अब एक बार उसको सारांशतः समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 13(3) जो है वो एक्चुअली में परिभाषित करता है कि विधि किसको कहेंगे। तो विधि के अंतर्गत बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे नियम आते हैं, जैसे आदेश है, अधिसूचना है, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाए जाते हैं, संसद के द्वारा जो बनाए गए विधि होते हैं, राज्य विधानमंडल के द्वारा जो बनाए गए विधि होते हैं, वो सभी जो है वो विधि के दायरे में आते हैं। ठीक ना। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण केस है, आपको अहमदाबाद मिल एक्शन ग्रुप बना भारत संघ जो है 1977, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ धर्मगत जो कानून है, जो विधियां बनाई जाती है, जैसे हिंदू कानून है या फिर आप देखिएगा मुस्लिम कानून है, ईसाई कानून है, सहकारी समितियों के द्वारा जो उपनियम बनाए जाते हैं, वो सभी आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के विधि शब्द के परिभाषा के दायरे में विधि उनको नहीं माना जाता। अब है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है 13(4). 13(4) को अगर आप देखेंगे तो 13(4) क्या चीज है। अब ये आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण है कि 13(4) ये आर्टिकल जो है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। अगर आप इसको समझने का प्रयास करते हैं तो ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, मूल संविधान का हिस्सा नहीं। और ऐसे जितने भी आर्टिकल्स हैं जो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जो है, आप देखिएगा कि अमेंडमेंट बिल लाके जो बाद में जोड़े गए हैं, लाए गए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, परीक्षोपयोगी हो जाते हैं। वहां से आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी और आपकी कॉन्सेप्ट के लिए भी वो चीज समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए मेनली झंझट क्या, आप देखिएगा कि जैसे ये झंझट कहाँ से प्रारंभ होती है। तो इस झंझट का है कि संक्री पर, जैसे एक आर्टिकल है हमारे संविधान में, आप देखिएगा कि एक हमारे संविधान का अनुच्छेद है 368, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 को देखिएगा, ये क्या है, ये संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन। हमारे देश के संविधान में कोई भी संशोधन किया जाता है तो संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल किस आर्टिकल के तहत लाए जाते हैं, 368 के तहत लाए जाते हैं। अब ये हुआ कि अगर आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कोई संविधान में संशोधन किया जाता है तब विधि बनाई जाती है। वो संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई विधि क्या आर्टिकल 13(3) के तहत परिभाषित जो विधि शब्द है उसके दायरे में आएंगे। तो पेचीदिया फंस गई, उलझ गई। क्योंकि आप देखिएगा कि जो देश के आज़ादी के बाद जो है वो नेहरू जी ने वायदे किए थे कि हम सबके आंसू पोंछ देंगे आज़ादी के समय, और देश की आज़ादी के बाद स्थितियां उतनी आसान थी नहीं, सहज थी नहीं। कई सारे जो आप देखिएगा कि सरकार के द्वारा जो है वो डीपीएसपी के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है, वंचित तबकों को लिए कानून बनाई जाती है। अब देखिएगा कि आरक्षण के मुद्दे हैं, वो लैंड रिफॉर्म के मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर सरकार जब भी कोई काम करना चाहती है तो उस दौर में आप देखिएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका आमने सामने आ जाती है, और न्यायालय चूंकि बार बार उसमें आपको हस्तक्षेप करती है। बाद में देखिएगा कि ये पेचीदगियां बढ़ती चली जाती है, और इंदिरा गांधी जी के समय में तो न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो टकराहट है, वो टकराहट मतलब आप अगर राजनीति के दृष्टिकोण से समझिएगा तो हमारे डेमोक्रेटिक जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको उन जो संवैधानिक जो जटिलताएं हैं आई उस समय में, किस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी, तो उनको समझना एक आपको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि मेन अहम बिंदु ये है कि जब आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा और संविधान संशोधन के द्वारा एक विधि बनाई गई, तो क्या ये विधि जो है वो आर्टिकल 13(3) जो है संविधान की, उसके तहत जो विधि शब्द को परिभाषित किया क्या उसके दायरे में आएगा। तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1957 में साफ साफ कहा गया कि नहीं, आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन करके अगर कोई विधि लाई जाती है तो वह 13(3) के तहत जो विधि का परिभाषा उसके दायरे में नहीं आएगा। मतलब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सीधा सा यह मतलब था कि अगर संविधान संशोधन के जरिए
कोई विधि बनाई जाती है तो उस विधि में न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, क्योंकि वो 13(3) के तहत विधि के दायरे में नहीं है। अब 13(3) के तहत विधि के दायरे में नहीं आती है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है। संसद ने जो कर दिया वो कर दिया, फिर उसमें न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। तो यही कहा गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में। न्यायालय ने कहा कि अगर 368 के तहत संविधान संशोधन करके संसद कोई विधि बना देती है तो विधि 13(3) के द्वारा जो परिभाषित विधि शब्द की जो परिभाषा है उसके दायरे में नहीं आएगी। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि संसद संविधान संशोधन करके जैसे मर्जी हो मौलिक अधिकारों को, लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। और देखिएगा उस समय जो है खास करके लैंड रिफॉर्म के जो मसले थे लोगों की, अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 की जो ये वाद है। गोलकनाथ एक बहुत बड़े जमींदार थे, 1500-1600 बीघा उनके पास जमीन थी। सरकार अचानक से आती है और ये कहती है आपके सारे जमीन सरकार के हो गए, 20-25 बीघा जमीन आप रख लीजिए, ठीक ना। तो इस तरह की पेचीदगियां उत्पन्न हो गई कि ये लगा कि सरकार तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो वाद है उसमें तो यही कहा गया था कि अगर संविधान संशोधन के जरिए जो है कोई विधि लाया गया है तो 13(3) के दायरे में नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि सरकार संविधान संशोधन करके हमारे मौलिक अधिकार को छीन सकती है, उसको कम कर सकती है, ठीक ना। तब इस मसले को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में इसको चुनौती दिया गया। और यहां पर क्या किया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद ने, न्यायालय ने क्या किया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद की जो जजमेंट थी उसको पलट दिया। कहा कि नहीं ये नहीं होगा। कहा गया कि अगर आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन करके जो विधि बनाया गया था वो विधि भी आर्टिकल 13(3) के द्वारा जो बनाया गया विधि शब्द का है उसके दायरे में होगा, ठीक ना। और उसके दायरे में होगा यानी उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगा, ठीक ना। अब क्या हुआ कि सरकार लैंड रिफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन इस जजमेंट के बाद अब सरकार बैक फुट पे आ गई। अब चूंकि गोलकनाथ केस में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो जजमेंट था उसको सीधे सीधे पलट दिया गया। अब सरकार कुछ करना चाह रही है तो उसमें अरंगा आ गया न्यायालय का। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो है इसको उसके जजमेंट को शिथिल करने के लिए, चूंकि इसमें यह कहा गया था कि नहीं ये संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया विधि भी विधि शब्द के दायरे में, अब इसके जजमेंट को शिथिल करने के लिए अब आयरन लेडी इंदिरा गांधी वो मतलब बिल्कुल से इस बात पे रिजिड थी कि वो जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो लैंड रिफॉर्म के मुद्दे हो, आप देखिएगा उस समय बैंकों के निजीकरण के जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है उसका मसला हो, प्रीवी पर्स का मसला हो, कई सारे ऐसे मसले एक साथ आपको दिखाई पड़ेंगे उस दौर में। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में आप देखिएगा कि 24वां संविधान संशोधन लाया गया और इस 24वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 13 में एक सब क्लॉज 13(4) को जोड़ दिया गया। मतलब अनुच्छेद 13(4) जो है ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के जरिए संविधान में जोड़ा गया, ऐड ऑन किया गया। ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा था ही नहीं। तो इसमें क्या किया गया, लिख ही दिया, मौलिक अधिकार में ही एक आपको देखिएगा सब क्लॉज जोड़ दिया गया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब इंदिरा गांधी जी के समय में लिखा दिया गया, संविधान में लिख डालिए इसमें कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाएगा तब जो विधि बनाया जाएगा वो विधि 13(3) के दायरे से बाहर होगी। अब उसी में लिख दिया गया। अब न्यायालय कैसे इसमें हस्तक्षेप करेगी, न्यायालय के हाथ बांध दिए गए। अब तो फिर एक बार न्यायालय जो है वो अब न्यायालय बैकफुट पे आ गई। तो ये जो आप देख रहे हैं कि न्यायालय और कार्यपालिका के बीच सरकार जो आमने सामने है, ठीक ना। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में न्यायालय ने ये कहा था कि 368 के तहत बनाया गया विधि जो है वो 13(3) के तहत परिभाषित जो विधि शब्द का परिभाषा उसके दायरे में नहीं आता। गोलकनाथ केस में उसको पलट दिया गया, फिर अब सरकार को बैकफुट पे धकेल दिया गया। गोलकनाथ केस को शिथिल करने के लिए, उसके जजमेंट को शिथिल करने के लिए इंदिरा गांधी जी के समय 24वां संविधान संशोधन ला के उसमें आर्टिकल 13(4) को जोड़ दिया गया।
ठीक ना। और उसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि अगर आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के जरिए कोई विधि बनाया जाता तो 13(3) के दायरे में नहीं आएगा। मतलब ये हो गया कि अब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब न्यायालय के सामने बड़ी चुनौतियां हो गई कि आखिर कैसे इसका उपाय किया जाए। और लास्टली आप देखिएगा कि हमारे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा वाद अब तक का जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद है, जो 24 अप्रैल देखिएगा, 24 अप्रैल को इसका जजमेंट आता है, ठीक ना। तो इसमें आप क्या देखिएगा, 24 अप्रैल को जब इसका जजमेंट आया केशवानंद भारती केस का, तो इसमें एक ये 7-6 के उस समय 13 जज थी और सभी के सभी जज जो है इस मसले की सुनवाई के लिए बैठ गए। और 7-6 की बहुमत से आप देखिएगा कि 7-6 की बहुमत से एक जजमेंट दिया गया। और इसी केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। इसमें आप देखिएगा कि गोलकनाथ केस के जजमेंट को भी चुनौती दी गई थी, 24वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा, केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट आया उसमें 24वें संविधान संशोधन को वैध बताया गया, मतलब इसको समाप्त भी नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया, उसमें एक टर्म जोड़ दिया गया कि 368 के तहत संविधान संशोधन करके संसद मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ कर सकती है, उसमें कमी अधिकता या उसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा जो संविधान के मूल ढांचे की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ में हो। कहा क्या है मूल ढांचा का सिद्धांत, कहा बताएंगे, समय समय पे बताएंगे, कुछ आज बताएंगे, कुछ बाद में बताएंगे, फिर परसों बताएंगे, फिर तरसों बताएंगे, जब जब आएगा समय आएगा बताते चले जाएंगे। तो देखिएगा मूल ढांचा के अंतर्गत संविधान की बहुत सारी बातें आ गई हैं, जैसे न्यायपालिका हो, संघवाद है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये सब मूल ढांचे के। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा बढ़िया एक ऐसा लाठी चलाया कि जिसकी काट आज तक नहीं निकल पा रही है। उन्होंने सीधा ये कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत ये कहता है कि आपको जिस हिस्से में संशोधन करना है कीजिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है आप कीजिए, कर सकती है। संसद के पास वो अधिकार है कि संसद संविधान के किसी हिस्से में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है, ठीक ना। लेकिन कोई भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जो आपको मूल ढांचा को प्रभावित करती हो। और अगर मूल ढांचा को प्रभावित करता है तो वैसे कंडीशन में न्यायालय उस विधि की जुडिशियल रिव्यू कर सकेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, ठीक ना। और आप देखिएगा जैसे हमने अभी भी कहा था कि एनजेक के लिए कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए सरकार ने 99वां संविधान संशोधन लाया और सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से उसको खारिज कर दिया, कहा ये मूल ढांचे के न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचा का हिस्सा है और ये कानून न्यायपालिका की स्वायत्तता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला है, इसलिए मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया है। और इसको क्या किया गया, पूरे के पूरे 99वां संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया गया। तो ये है आर्टिकल 13(4), ठीक ना। अब अगर इसको समराइज कर ले तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 2 मिनट में ये आर्टिकल्स खत्म हो जाती है कि आर्टिकल 13 विधि शब्द को परिभाषित करता है और आर्टिकल 13 संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 13 के अगर चारों सब क्लॉज को समझने का प्रयास करें तो आर्टिकल 13 एक कहता है कि संविधान लागू होने के पूर्व की कोई विधियां जो मौलिक अधिकार के असंगत है वो उस सीमा तक शून्य होगी। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 कहती है कि अगर देश के संविधान के लागू होने के बाद मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी ऐसी विधि राज्य नहीं निर्माण करेगा जो मौलिक अधिकार के असंगत हो या उसको न्यून करती हो, उसको कम करती हो, और अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगी तो उसको उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13(3) जो है वो विधि शब्द को परिभाषित करता है और आर्टिकल 13(4) जो है वो ये बताता है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके अगर कोई विधि बनाई जाएगी तो वो विधि
आर्टिकल 13(3) के तहत जो विधि की परिभाषा है उसके दायरे में नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस का जजमेंट है कि सुप्रीम मतलब संसद किसी भी मौलिक अधिकार में या मतलब संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है। और अगर राज्य ऐसा कोई संविधान संशोधन करके भी अगर कोई ऐसी विधि बनाता है तो न्यायालय उसकी जुडिशियल रिव्यू करेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हम बता दें जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। उसी से एक रिलेटेड सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत। एक सिद्धांत है अधित्याग का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत भी कभी कभी आपको प्रश्न इसके आ जाते हैं सामने। जैसे देखिए अधित्याग का सिद्धांत क्या है। अधित्याग का सिद्धांत है जैसे कि आप अमेरिका की संविधान को देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संविधान बनाए गए हैं तो वहां पे राज्य के नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे अपनी स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकार को त्याग सकते हैं। लेकिन हमारे देश के संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का आप त्याग नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे वे कि हम इस मौलिक अधिकार को नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, वो आपको रखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भी अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता। चूंकि संविधान निर्माताओं का मानना था कि जिस समय हमारे देश का संविधान बनाया गया, संविधान लागू किया गया, तो देश के जो लोग थे उसमें लोगों के पास न उतनी राजनीतिक चेतना थी, न उनकी शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी थी। तो ये माना गया कि वो इस बात का फैसला बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मौलिक अधिकार हमारे लिए ठीक है और कौन सा नहीं है। या तो वो इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये एक बड़ा अच्छा व्यवस्था किया कि हमारे देश का संविधान जो है, जो भी हमारे मौलिक अधिकार है संविधान प्रदत्त, वो अधित्याग नहीं है, उसका त्याग नहीं किया जा सकता। जैसे सपोज डैट कि जीवन जीने का अधिकार ये आपके मौलिक अधिकार है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम जीवन नहीं जिएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं इसका मतलब है कि आप अपने जीने के अधिकार का त्याग करना चाहते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और वैसी स्थिति में अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है। ये बड़ा विचित्र बात है कि हमारे मतलब अगर आत्महत्या का प्रयास आप करते हैं तो आपको सजा होगी, और अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो कोई सजा आपको नहीं मिलती है, ठीक ना। अगर आत्महत्या करने में आप कामयाब हो जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको कोई सजा नहीं मिलती है। लेकिन इस अपराध को करने की अगर जुर्रत करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है, ठीक ना। आप अपनी जीवन का त्याग नहीं कर सकते, आप अपने मौलिक अधिकार का त्याग, जीवन जीने का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक ना। तो उस अधिकार को रखना होगा, उसको त्याग नहीं कर सकते हैं आप। हालांकि कुछ विशेष कंडीशन में आप यूथेसिया वगैरह की कंडीशन में आप देखिएगा कि ये मांग चलती रही है। कुछ विशेष कंडीशन में लोगों के इच्छा मृत्यु की जो है वो इजाज़त दी जाती रही है। अलग अलग देश में कुछ कानून भी बनाए गए हैं, ठीक ना। हमारे देश में भी इन सारे चीज़ों को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी विवाद की स्थिति बनती है, मांग होती रहती है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार का त्याग नहीं किया जा सकता है। तो ये थे आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 से संबंधित जो है वो तमाम मुद्दे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन तमाम मुद्दों को बहुत ही बेहतर ढंग से पूरी समग्रता के साथ आप लोग पढ़े होंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। मैं हर वीडियो में आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार, स्नेह, आपके सहयोग के बल पर ही हम जो है वो इस चैनल पे निरंतर आप लोगों के सामने आ पाएंगे। अगर आपका प्यार, स्नेह ये नहीं मिलेगा तो फिर बहुत ही मुश्किल होगी। तो ऐसे कंडीशन में अपेक्षा रहेगी कि अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आती हो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक ना। आपकी प्यार अपेक्षित होगी, उसकी अपेक्षा होगी, आपके प्रेम, सहयोग, स्नेह, ठीक ना। और किसी भी तरह की अगर कोई डॉट्स हो गए या कोई मन में कोई जो प्रश्न हो तो आप जरूर टिप्पणी करें, ठीक ना। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके उन डॉट्स को दूर किया जाए, ठीक ना। और रेगुलर रूप से आपको और बेहतर से बेहतर क्लास आपको मिल सके, और इसके लिए आप लोगों के टिप्पणियों की बहुत ही अपेक्षा रहेगी। तो समय निकाल कर जरूर टिप्पणी करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं फिर एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।